हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अपने चैनल DMSC PRS में। मैं आपको सीटेट दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे दिखाऊंगी और उन क्वेश्चनों का आप एनालिसिस करिए, देखिए और आप मतलब एक तरह से देखिए, समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसे आप देखिए और एनालिसिस करिए। चलिए देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बाल विकास और मतलब मैं 2 पार्ट में पेपर कराऊंगी क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत अधिक होते हैं और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मैं एक गणित का और बाल विकास 2 सब्जेक्ट आपको पहले करा देती हूँ और फिर 3 सब्जेक्ट आपका बाद में करा दूँगी। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। कुछ डिस्क्रिप्शन भी मैं बताऊँगी, आप देखिए और जो भी यदि कोई किसी तरह की कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। भाषा के अर्जन, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। सबसे पहले मैं जिन्होंने ये टेस्ट तैयार किया उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी और उनकी वजह से मेरा शौक़ पूरा हो पा रहा है। चलिए ओके। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ये एकदम इसमें ऑथेंटिक क्वेश्चन है और ये जो पेपर तैयार किया गया है बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम सही है। जिस टाइप का जैसा पेपर आया था सेम टू सेम वैसा ही है। चलिए मैं इसमें उड़ गई। हाँ, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सोचिए। ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब बच्चे सीखते हैं शुरुआत में ही, प्रारंभिक बाल्यावस्था जब बच्चे शुरुआत में ही सीखना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। बाल विकास सिद्धांत यह समझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि बच्चे बचपन के दौरान कैसे बदलते हैं और बढ़ते हैं। इस तरह के सिद्धांत सामाजिक और भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास सहित विकास के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित हैं। देख सकते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन भी है। अर्जन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान को समझने बूझने के साथ साथ शब्दों और वाक्यों को संप्रेषित करने और उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष। इस चरण में एक बच्चा चल सकता है और शौचालय का उपयोग करता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करता है। जब बौद्धिक विकास की बात आती है तो वह वस्तुओं के रंग, आकृति और आकार को पहचान सकता है और साथ ही उसकी कल्पना विकसित होती है। वह अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानता है। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कौन सी है? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है, ये है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कैसा? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास। चलिए देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों का प्रस्ताव दिया, जिसमें है पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर और पश्चिम पारंपरिक स्तर। और इसमें है थोड़ा सा विथ डिस्क्रिप्शन है। क्या है? प्रसुप्ति अवस्था होती है 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच की शुरू होती है। प्रसुप्ति अवस्था यौवन तक समाप्त होती है और मूर्त अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक। और चलिए ठीक है, मैं अधिक नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे भी मेरी वीडियो को कोई देखता ही नहीं है, मालूम ही नहीं मेरी वीडियो में ऐसी क्या कमी रहती है। यदि कुछ भी कमी है आप उसे बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी जो भी मेरा चैनल मतलब जो भी मुझसे गलती होती है तुम सुधारने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक
प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। इसका उदाहरण यह किसका उदाहरण है? देखते हैं यह किसका उदाहरण है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान शिक्षक क्या करते हैं, लड़कियों मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे ध्यान देते हैं कि लड़के पढ़ जाएं, लिख जाएं, है ना, तो वो उन्हें घर चलाना है, ऐसा हो जाता है। और लड़कियां यदि उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहता कि वो पढ़ जाएं, यदि पढ़ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ जाएं तो ऐसा रहता है। तो लड़कों पे ज़्यादा रहता है। ये जेंडर पक्षपात है। क्या है? जेंडर पक्षपात। और चलिए देखते हैं, कक्षा परिचर्चाएं बच्चे के समग्र व्यक्तित्व को आकार देने या निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिचर्चाएं बच्चे को न केवल उसके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में मदद करती बल्कि दूसरे की धारणा का भी पता लगाने में मदद करती हैं और बच्चे की सर्वांगीण सोच को आकार देने में मदद मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली है? ये है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्या है? बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। चलिए थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कक्षा परिचर्चाएं क्या है? बच्ची के समग्र व्यक्तित्व को आकार देने या निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिचर्चाएं बच्चे को न केवल उसके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में मदद करती बल्कि दूसरे की धारणा का भी पता लगाने के लिए मदद करती हैं। जेंडर रूढ़िवादिता जेंडर पक्षपात, जेंडर अनुरूपता। इसे जेंडर पक्षपात क्या है? यह उस विश्वास को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक लिंग को दूसरी की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है। यह एक अचेतन पूर्वाग्रह और निहित पूर्वाग्रह का एक रूप है जो तब होता है जब एक व्यक्ति किसी जेंडर पक्षपात। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? इसे देखते हैं। इसे आप देखिए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही, मतलब एक तरह से कौन सा प्रश्न, मतलब कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें है लेव वायोवस्की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? चलिए देखेंगे। वाइगोवस्की की समाजशास्त्रीय अधिगम का सिद्धांत। वाइगोवस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि सामाजिक परस्पर क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके अनुसार अधिगम तब होता है जब बच्चे लोगों और पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। चलिए अब मैं अधिक नहीं बता पाऊंगी क्योंकि टाइम लग जाएगा अधिक। एक प्रतिभाशाली बच्चे का पता लगाने के लिए प्रारंभिक खोज पर आधारित है। किस पर आधारित है? बुद्धि लब्धि परीक्षण पर। एक प्रतिभाशाली बच्चे का पता लगाने के लिए प्रारंभिक खोज आधारित है बुद्धि लब्धि परीक्षण पर। प्रतिभाशाली छात्र वे हैं जो उच्च प्रदर्शन क्षमताओं जैसे कि बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक और नेतृत्व की गुणवत्ता और विशिष्ट शैक्षिक विषयों पर अन्य आयु वर्ग के लोगों की तुलना में प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जी पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो यह इस तरह की वार्ता को वाइगोवस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? इस तरह से क्या करते हैं वाइगोवस्की? करते हैं व्यक्तिगत वार्ता।
है ना। तो वो व्यक्तिगत बातचीत हो रही है कि नीला कुर्ता कहाँ है, इससे हमारी जूती पूरी बन जाएगी, ऐसा है। तो भाषा संचार के लिए एक आवश्यक उपकरण है। यदि बच्चा बोलने के लिए एक भाषा सीखता है तो वह अपनी गतिविधि का निर्माण करने, अपनी सोचने की क्षमता में सुधार करने में मदद करने के लिए आत्मचर्चा के में संलग्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करने में किसका उदाहरण है? देखेंगे हम, ये है पाढ़ ढांचा का उदाहरण है। पाढ़ एक शिक्षण पद्धति है जो एक छात्र को एक समस्या को हल करने और किसी कार्य को करने और बाहरी सहायता के क्रमिक सेटिंग के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। पाठ का शाब्दिक अर्थ है क्या है? वह संरचना और किसी भवन के निर्माण और मरम्मत के दौरान कार्य दल का समर्थन करने में के लिए बनाई जाती है। एक तरह से क्या है, किसी समस्या को हल करने से संबंधित है पाढ़ एक ऐसी तकनीक है जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अवधारणा से जुड़ी हुई है और जो कई कार्यों को संदर्भित करता है। यह बच्चे केवल अधिक कुशल वयस्क और सहकर्मी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अधिक हो जाएगा यदि हम अधिक पढ़ेंगे, मतलब टाइम अधिक लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कौन विशेषित करता है? ये करता है संरक्षण कक्षा समावेशन। क्या है? जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात आए तब किसका है? ये है जीन पियाजे का। इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका क्या मत था। जीन पियाजे ने बताया बच्चे 4 अवस्थाओं में, कितनी 4 अवस्थाओं में और एक ही क्रम में आगे बढ़ते हैं और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला संवेदिक स्पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 12 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 12 से वयस्कता। आप इसे देख सकते हैं। मूर्त कितनी है? 7 से 12 वर्ष से। आप इसे अच्छे से देखिए, एनालिसिस करिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम बगैर टाइम वेस्ट किए। बहुत अधिक गर्मी लग रही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक पियाजे की संरचना है? कौन एक पियाजे की संरचना है? ये है स्कीमा पियाजे की संरचना है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने अपने बच्चों और उनके वातावरण की दुनिया के बारे में एक समझ बनाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया, एक मॉडल विकसित किया जहाँ कि कैसे मन नई सूचनाओं का सामना करता है। दूसरे शब्दों में स्कीमा को बुद्धि व्यवहार के बुनियादी निर्माण खंड ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। स्कीमा ज्ञान की इकाइयों के रूप में कार्य करती है। स्कीमा क्या करती है? ज्ञान की इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग सिद्धांत दिया। अनुबंधित और अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत इवान पावलोव द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा है? इवान पावलोव द्वारा अनुबंधित और अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत इवान पावलोव द्वारा प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, सोचिए अच्छे से। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए ये होना चाहिए संदर्भित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। मैं थोड़ी 1-2 सेकंड तक इसलिए नहीं कुछ आंसर दिखाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पहले आप खुद से करके देखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप इन्हें देखिए और एनालिसिस करिए कि खुद से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सोचिए। ये है
बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि क्या है? चलिए देखिए, बुद्धि को सूचनाओं को समझने, अवधारणाओं को समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर ने मानव मस्तिष्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बहुआयामी और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रतिपादित की। यह सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि कैसे संस्कृतियों में बुद्धि का उपयोग करके क्षमताओं के एक बहुआयामी युग्म के रूप में मानव की क्षमता को आकार दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। उनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही क्या करती है? हमेशा समस्या एकाधिक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं समस्या को कम करने के बारे में सोचती है। तो क्या है? सृजनात्मकता एक छात्र की क्षमता है जो कुछ नया बनाता है, नए विचारों को प्रस्तुत करता है। सृजनात्मक छात्रों में नए और सार्थक विचारों को बनाने के लिए कल्पना और महत्वपूर्ण तर्क का उपयोग करने की क्षमता होती है। सृजनात्मक छात्रों को कुछ बनाने और उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा योजनाओं को क्या कहते हैं? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा योजनाओं को क्या होता है? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि सक्रिय रूप से यदि हम तैयार करेंगे तभी तो जो भी क्वेश्चन है, ये जो कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें मतलब एक सक्रिय रूप, एक सकारात्मक भावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक शिक्षण क्या है? पठन वैफल्य क्या है? ये पठन वैफल्य संबंधित है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता से अधिगम अक्षमता। यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। अधिगम अक्षमता क्या है? यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो किसी व्यक्ति को हुनर सीखने और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने से रोकता है। प्रायः यह बचपन में होता है। कुछ कौशल जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना आदि में कठिनाई के साथ होता है। पठन वैफल्य यह एक पढ़ने की अक्षमता है जो मानसिक मंदता और मस्तिष्क क्षति और बुद्धि की कमी के कारण नहीं है। यह मस्तिष्क और आँखों से प्राप्त प्रतिबिंबों को समझने योग्य भाषा में अनुवाद करने की मस्तिष्क की क्षमता में कमी के कारण होते हैं। पठन वैफल्य क्या है? मस्तिष्क की क्षमता से संबंधित है। पठन वैफल्य वाला बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा, लिखेगा और अक्षर, शब्दों और संख्याओं को उलट देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम किस पर आधारित है? देखेंगे, ये है एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर है। एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित शिक्षा के अधिकार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। संरचनावादी ढांचे में शिक्षण मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये होते हैं अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। संरचनावादी ढांचे में शिक्षण मुख्य रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। सीखना एक नए व्यवहार का अधिग्रहण, अनुभव के परिणाम स्वरूप पुराने व्यवहार को मजबूत और कमजोर होने को कहते हैं। यह व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तनों को दर्शाता है। यह व्यवहार में किसको दर्शाता है? प्रगतिशील परिवर्तनों को दर्शाता है। इसमें ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोण का अधिग्रहण भी शामिल है। सीखना शब्द में पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में किया गया प्रतीक संशोधन शामिल है। सीखना क्या है? तो क्या व्हाट इज़ लर्निंग क्या है? तो कह सकते हैं सीखने के सिद्धांत वे वैचारिक ढांचे हैं। सीखने के सिद्धांत क्या हैं? वे वैचारिक ढांचे हैं जिसमें बताया गया है कि सीखने के दौरान जानकारी कैसे
अवशोषित, संसाधित और बरकरार रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों द्वारा विभिन्न घटनाओं के बारे में बनाए गए अनुभवहीन सिद्धांतों को क्या करते हैं, सोचिए आप अपने मन से, है ना। तो बच्चों द्वारा विभिन्न घटनाओं के बारे में बनाए गए अनुभवहीन सिद्धांतों को कहते हैं। और अनुभवहीन सिद्धांतों को उदाहरणों और साक्ष्यों को पेश करके चुनौती दी जानी चाहिए। उदाहरणों और साक्ष्यों को पेश करके चुनौती दी जानी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसको बढ़ावा देता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसको बढ़ावा देता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र देता है बढ़ावा, किसको देता है? ये देता है बच्चों की अनुभवों की प्रधानता को। किसको देता है? बच्चों की अनुभवों की प्रधानता को बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से कैसी हैं? जुड़ी हुई हैं। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भावना एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। अनुभूति क्या है? अनुभूति अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। चलिए, अनुभूति और भावना के बीच संबंध में ने पश्चिमी बौद्धिक परंपरा के भीतर महत्वपूर्ण वैचारकों को आकर्षित किया और एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक और सामाजिक विकास एकीकृत और समग्र आकार का विकास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? सीखने के बारे में सोचिए, सीखने के बारे में कौन सा सही है? सीखना क्या है? सीखना सक्रिय जुड़ाव द्वारा ज्ञान को निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है सीखना? नए व्यवहार का अधिग्रहण, अनुभव के परिणाम स्वरूप पुराने व्यवहार को मजबूत और कमजोर होने को कहते हैं सीखना। यह व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तनों को दर्शाता है। यह व्यवहार में किसको दर्शाता? प्रगतिशील परिवर्तनों को दर्शाता है। इसमें ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोण का अधिग्रहण भी शामिल है। सीखना शब्द में पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार में किया गया प्रतीक संशोधन शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। छात्रों को क्या करना? स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। क्या है? सोचिए इसमें। बहुत तेज़ गर्मी है। चलिए हमें क्वेश्चन देखना है, जल्दी जल्दी स्पीड से हम देख लेते हैं। छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण छात्रों से संबंधित है। ये है वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी तरीका है। वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बार बार बच्चों को या तो सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना। क्या है? बार बार बच्चों को या तो सज़ा से बचने के लिए या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना। क्या है? क्या करता है? मतलब बच्चों को प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय महारत पर ध्यान केंद्रित, बच्चों की प्राकृतिक रुचि सीखने में शामिल जिज्ञासा को कम करना, है ना। और चलिए जी है बच्चों की प्राकृतिक रुचि, जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं और सीखने में उनकी जिज्ञासा शामिल है, और उसी को शामिल जिज्ञासा को कम करना। छात्र उनके आसपास की दुनिया के बारे में अपने ज्ञान और विचारों के साथ कक्षा में आते हैं। वे जिज्ञासु होते हैं, चीज़ों का अवलोकन, सहसंबंधन करते हैं और उनका अनुमान लगाते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसे करने के तरीकों में कक्षा में होने वाली चर्चा, सामूहिक जांच और सामान्य रूप से अन्य सहयोगी कार्य जैसे कि समाचार पत्र, इंटरनेट, पेशेवर लोगों की जानकारी एकत्र करना। जानकारी एकत्र करना, इसी तरह की अन्य चीज़ें शामिल है। जिज्ञासा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका तात्पर्य अनुसंधान और बातचीत के माध्यम से किसी चीज़ के बारे में अधिक जानना है। किसी चीज़ के बारे में क्या है? अधिक जानना चाहते हैं। यह बच्चों को नई चीज़ें प्राप्त करने में, उनके पर्यावरण और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने में के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है? कौन सा अभ्यास देता है? ये देता है
कौन सा? सहकारी सीखने का वातावरण, सहकारी सीखने का वातावरण। और तीसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा कैसे देते हैं? शिक्षक कैसे देते हैं? ये देते हैं अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके। क्या है? शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा कैसे देते हैं? अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके। शिक्षक बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से योजना और समर्पण के माध्यम से बच्चों में जटिल अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करने पर अध्यापन का लाभ अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है? एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बच्चों को किस प्रकार प्रभावी समस्या निवारक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में मदद कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं सहज अनुमान लगाने और फिर उसी पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करके। चलिए क्या है? एक प्राथमिक विद्यालय और किंडरगार्टन कक्षा में शिक्षण चुनौतीपूर्ण है। यह शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि शायद ही कभी बैठने के लिए एक पल मिलता है। यह मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके लिए आपकी लगातार सतर्कता और हमेशा बच्चे की खोजों को बढ़ाने, उनकी शिक्षा को बढ़ाने के तरीकों की खोज करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चरण में शारीरिक विकास और वृद्धि तीव्रता से होती है? किस में होती है? किस चरण में होती है? ये होती है बालपन और शुरुआती बचपन में। बालपन और शुरुआती बचपन में शारीरिक विकास की वृद्धि और वृद्धि तीव्रता से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सोचिए। कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? ये है विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक सामग्री इसे प्रभावित नहीं करती। विकास क्या है? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक क्या है? चलिए हम यही थोड़ा देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं। सार्वभौमिक मतलब जिस सबका अधिकार हो, है ना। तो ये विकास में गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन की एक श्रृंखला शामिल हो। विकास को जैविक और पर्यावरणीय दोनों के प्रभावों के कार्य के कारण एक व्यक्ति की संरचना, विचार, व्यवहार में हुए परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव विकास और उन्नति के सिद्धांत क्या है? विकास क्रमिक है। विकास निरंतर और आजीवन होता है। विकास क्रमबद्ध है। विकास की दर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अधिकांश लक्षण विकास से संबंधित हैं। विकास और उन्नति आनुवंशिकता, पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। विकास अनुमानित है। विकास परिवर्तनीय है। विकास के सभी कारकों के बीच एक निरंतर सहभागिता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण, सोचिए स्पीड से। व्यक्ति भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतर, है ना। तो व्यक्तिगत भिन्नता वह अंतर है जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कब तक विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर। एक बच्चे के विकास और भिन्नता में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका। साथियों और जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, लेकिन भी उत्पादक हैं, यानी एक दूसरे के पर निर्भर हैं वो। निम्नलिखित में से कौन से माध्यमिक समाजीकरण साधन के उदाहरण हैं?
क्या है समाजीकरण और माध्यमिक समाजीकरण साधन के उदाहरण है स्कूल और मीडिया। ये क्या है? माध्यमिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ बच्चे दूसरों के साथ सहयोग करना संबंधित होना सीखता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक असहाय मानव शिशु को आत्म जागरूक जानकार व्यक्ति के रूप में बदल देती है जानकार व्यक्ति के रूप में बदल देती है, जिससे वह अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल बनाता है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण यह शैशव और बचपन के दौरान होता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार और पड़ोस के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब आ गए हैं हम मैथ के क्वेश्चन हम देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आपको बाल विकास और मैथ 2 पार्ट फर्स्ट और फिर पार्ट सेकेंड में मैं आपको पढ़ाऊँगी संस्कृत, हिंदी और पर्यावरण। कितने? 3 सब्जेक्ट। चलिए इसमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी हैं और आप पहले खुद से देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे सीखेंगे तो हो ही जाएगा, है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। ये अब हम आते हैं मैथ में। सीटेट के ये प्रीवियस ईयर 2019 का दिसंबर का पेपर है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर है ये, हाल ही में दिया गया है ना स्टूडेंट द्वारा। ओके, पेन ए बी सी के 3 ब्रांड क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार प्रत्येक ब्रांड के समान संख्या में पेन खरीदना चाहता है तो प्रत्येक ब्रांड के पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या है उसे खरीदना चाहिए। कैसे खरीदना चाहिए ये इसमें ये है, आप देख सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन सहित है। इसे हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारा आएगा 120 आएगा। 120 आता है ज़्यादातर, मतलब जब भी अपन को संख्या मिले 10, 12, 24 यानी कि तीनों कट जाए। कौन सी तीन है ना, तो विभाजित करेंगे हम, पूरा एलसीएम ले लेंगे। 120 आएगा। ब्रांड ए के पैकेटों की संख्या 120/10, ब्रांड बी के पैकेटों की संख्या 120/12 और सी के है 120/24। यदि जितना आएगा ये पूरा आप देख सकते हैं 12, 10 और 5 लघुत्तम समवर्तक। अब आता है एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है। इसे 4 भागों और 4 बराबर वर्गों में काटा जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो आप सोचिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं तो बताऊंगी ही। और थैंक यू सबसे पहले टेक्स्ट बुक जिनसे मैं जिनके क्वेश्चन में खुद के पढ़ने के लिए और आप में सीखने और सिखाने के लिए अपना मैंने चैनल क्रिएट किया है। मुझे भी अच्छा लगता है और मैं अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूव चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा मतलब एक तरह सीखने की शुरुआत कर दी है। और जो भी हैं तो आप लोग मुझसे मतलब जो भी किसी तरह की कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी और आपकी सहायता से मैं सीख पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है। इसे 4 बराबर वर्गों में काटा जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4। कैसे आएगा 4? हम देखेंगे। वर्ग की भुजा है 4 सेमी, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है। उसने क्वेश्चन में बोला है नीचे 4 बराबर भागों में बांट दिया तो 4 से भाग दे देंगे हम, तो 4 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्पीड से बहुत अधिक टाइम टेकन हो जाएगा यदि हम वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं स्पीड से कराऊंगी अब। और कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सी सत्य नहीं है? अपरिमित रूप से अनेक भाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। एक अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक केवल 4 एकल अंक अभाज्य संख्याएं हैं। सोचिए, इसमें ये सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। ये जरूरी है क्योंकि 2 भी है, ये अभाज्य भी है ना। तो देखेंगे
तो 2 केवल समअभाज्य संख्या है और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इसने बोला है, इसने वार्निंग क्या दी है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या वो सम संख्या है 2, यहीं से नियम टूट गया। 3 सबसे छोटी विषम 3 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है और 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या जो सभी संख्याओं से 1 से 10 तक संयुक्त रूप से विभाजित होती है। 1 से 10 तक संयुक्त रूप से विभाजित होती है। सोचिए स्पीड से। एक संख्या जो 1 से 10 तक विभाजित होती है, सीधी सी बात है। अब हमें क्या करना है, 1 से 10 तक का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आएगा 2520, है ना। संख्याओं की न्यूनतम विभाज्य संख्या है ये। ओके, वैसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना, कि हमारा ऑप्शन से भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयशा के पास सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 है और उसके पास 160 रुपये हैं, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है, कितनी है? चलो देखेंगे हम इसमें। 18 7 कैसे आया, ऑप्शन से ही आ जाएगा। इसे हम शॉर्ट विधि से भी देखते। हम इस प्रश्न को विकल्पों की सहायता से बिना किसी समीकरण के हल कर सकते हैं। कैसे? विकल्प की सहायता से। फर्स्ट 1 से, जैसा कि आयशा के पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। कितने? 10 रुपये के सिक्के हैं। तो क्या करेंगे, 5 और है ना, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन में ही है। तो इतना आ जाए, उसके पास राशि कितनी है, 160 रुपये है ना। तो हमें ये माइंड कर लेना, इसके पास ये 160 रुपये है। तो कैसे आएगा, हाँ, तो 160 रुपये है। तो 5 गुणे 18 प्लस 10 गुणे 7, 160 रुपये बराबर होना चाहिए। 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। कितने रुपए के? 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। ऑप्शन से हमने गुणा कर दिया। ओके, अब हम देख सकते हैं आराम से, ऑप्शन में दिया है, यहाँ से हम गुणा करके देख लिया हमने। 18 गुणे क्या है, 18 गुणे 5 और यहाँ से ऑप्शन करके हमने फिर से देख लिया। 10 गुणे 7, तो फिर टोटल जोड़ने में आ गया। उसके पास टोटल कितने हैं, उसके पास टोटल हैं 160 रुपये, है ना। तो ऐसे में ऑप्शन से आ जाएगा ये। चलिए देखेंगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें आंसर दिखाई दे रहा है ना, आपको चीटिंग नहीं करना है। आपसे तो वैसे मतलब इजी है एकदम, यदि आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए हम इसे सॉल्यूशन शायद देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, 12 आएगा। और कैसे आएगा, तो 17.5 गुणे 17.5 गुणे 3 माइनस 21/7 माइनस 3 गुणे 12.5। अब हमने ये कर लिया पूरा, हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, सबसे पहले भाग होता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर जो जोड़ घटाना होता है ना, तो ये हो जाता है। तो इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, हमारा आया 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बगीचे में पेड़ों का 6वां भाग नीम का पेड़ है। कैसा, कितना है, नीम का पेड़ है। आधे पेड़ अशोक के पेड़ हैं और शेष यूकेलिप्टस नीलगिरी के पेड़ हैं। यदि नीम के पेड़ों की संख्या 5 है तो बगीचे में यूकेलिप्टस नीलगिरी के पेड़ कितने पेड़ हैं? इसे हम देखेंगे। कितने पेड़ हैं? 10 पेड़ हैं। कैसे आया, ये हमें देखना पड़ेगा। पेड़ों की कुल संख्या है 6 5 30, 5 पेड़ देखना यहाँ पे। 6वां भाग नीम के पेड़ का है और नीम के पेड़ की संख्या 5 है। कितनी संख्या है? 5 संख्या। तो 6 गुणे 5 कर 6 5 30। अब वो अशोक के वृक्षों की संख्या है, यहाँ भी दिखाया होगा। आधे अशोक के पेड़ हैं और शेष यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, है ना। तो अशोक के वृक्षों की संख्या है 30। आधे वे हैं, आधे ये हैं, तो 30 से आधा कर दिया तो 15 आ जाएगा। शेष यूकेलिप्टस नीलगिरी के पेड़ हैं। कुल पेड़ और नीम का पेड़ और कहते अशोक का पेड़ और नीम का पेड़, यूकेलिप्टस नीलगिरी के पेड़ों की संख्या है 30। सबसे पहले आया था 6 5 30 और फिर 15 हमने निकाला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और फिर अशोक नीम मतलब एक तरह से यूकेलिप्टस
हाँ, शेष यूकेलिप्टस नीलगिरी के पेड़ हैं और कुल पेड़ से अब यहाँ से होता है नीलगिरी के पेड़ का है, तो आप देख सकते हैं, इसे बस घटा दीजिए। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 30 में से 20 गया तो 10 आ गया। निम्नलिखित में से चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने दिखा दी है, लेकिन सॉल्व आपको खुद से करना है। पहले एक ट्रेन 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर दिल्ली से रवाना हुई। 31 अगस्त को 8:45 पर अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा का कुल समय कितना है? तो कैसे आएगा? 16 हाँ कहते हैं एक ट्रेन 29 अगस्त 2019 को 16 मतलब 4 4 4:30 बजे समझ सकते हैं ना। तो इसे हम देखेंगे सॉल्यूशन शायद तो 29 अगस्त को 16:30 और 30 अगस्त को 16:30, तो पूरा कितना हो गया? बराबर 24 घंटा हो गया। और 30 अगस्त को 16:30 से 30 अगस्त 2019 को 24 तक आवश्यक समय 7.5 घंटे। और इसे आप देख सकते हैं पूरा हमने ऐड कर दिया जितना जो भी आया। 30 अगस्त 2019 को 12 से 31 अगस्त 2019 को 8:45 तक आवश्यक समय 8:45 घंटे। इसे देखेंगे 24 पूरा हम जोड़ देंगे, कुल समय जितना भी आया है पूरा समय हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इसे आप पूरा टोटल कर दीजिए। 7 4 11 और 31 हो गया जी। और इसे हमने जोड़ा अनुपात में आएगा जी, आया है 38 पूरा आ जाएगा 40 घंटे 15 मिनट है। यात्रा का कुल समय कितना है? 40 घंटे 15 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में घटते क्रम में लंबाई व्यवस्थित की गई है? घटते क्रम में लंबाई व्यवस्थित की गई है। ओके, 1 किलोमीटर 100 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेमी होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितना होते हैं? 10 सेमी होते हैं। 1 सेमी में होते हैं 1 सेमी में होते हैं 10 मिमी और 1 डेसीमी में होते हैं 100 मिमी और 1 मीटर में होते हैं 1000 मिमी। 1 मीटर में कितना होता है? 1000 मिमी। सभी लंबाई को समान इकाइयों में बदलें। तो अब हम पूरा बदलेंगे और जो सॉरी कॉलिंग आ गई। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे ये क्वेश्चन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे हम। एक आयत 180 सेमी लंबे तार से बनता है। यदि एक हाँ, इसे हम देख सकते हैं पूरा। हाँ, एक आयत 180 सेमी लंबी तार से बनता है। यदि इस आयत की चौड़ाई 30 सेमी है तो लंबाई क्या होगी? तो इसे हम सॉल्व करेंगे। एक आयत की कितनी है? तो इसे 180 सेमी लंबी तार से बनता है एक आयत की लंबाई, और यदि आयत की चौड़ाई इतनी है तो क्या है? आयत की तार की लंबाई है 180, चौड़ाई है 30। यहाँ आयत का परिमाप तो 2l + b। यहाँ क्या करेंगे? तो 2 और फिर मतलब परिमाप लगा देंगे। आयत का परिमाप ने लगा दिया तो ये पूरा हम सॉल्व करेंगे तो 60 सेमी आ जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। और टाइम बहुत अधिक हो रहा है। इसमें लिखने पर जब हम 44 लिखने के लिए कहा गया तो कक्षा सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? इसे हम करेंगे कैसा? मूर्त सामग्री का उपयोग करके विनिमय सिद्धांत को समझाइए। हाँ, इसे हम ऐसे संबोधित करेंगे। मूर्त तर्क में सूचना का विश्लेषण करने, आश्चर्य मूर्त स्तर पर समस्याओं को हल करने की क्षमता शामिल है। हम मूर्त सामग्री का उपयोग करते हैं जब हम पूर्ण रूप से सोचते हैं और प्रायोगिक समस्याओं को हल करते हैं, तो मूर्त सामग्री के माध्यम से अवधारणाओं को समझाने में सहायता मिलती है। ओके, चलिए अधिक टाइम लग जाएगा यदि मैं ज़्यादा मतलब एक तरह से पूरा दिखाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो अभी मैं स्पीड से कर दे रही हूँ। प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम में मानचित्रण मैपिंग शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इसे हम देखेंगे क्या है सोचिए स्पीड से।
स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना, अनुपातिक तर्क को बढ़ावा देना, विषय को आसान और रोचक बनाने के लिए संख्या को नीरसता से तोड़ना। इसे क्या है, प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम में मानचित्रण मैपिंग शुरू करने का क्या उद्देश्य है? ए और बी, स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना, अनुपातिक तर्क को बढ़ावा देना, ये है। इनमें से कौन सा विषय NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है, इसे हम देखेंगे। ये अनुपात नहीं है, पाठ्यक्रम में अनुपात का कोई हिस्सा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा संसाधन TLM शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्रफल हो सकता है? सोचिए स्पीड से। बहुत गर्मी है और फैन भी नहीं चल रहा है क्योंकि साइलेंट मोड की ज़रूरत है, और है ना। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए। और ये क्या है, क्षेत्रफल आयामों की दो आयतों के हाँ, इनमें से कौन सा संसाधन या TLM शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्रफल हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचें स्पीड से। बी और डी क्या है, ग्राफ पेपर और थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आशा की से कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? कम उपलब्धि कारक कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकती है। गणित संख्याओं, आकार, मात्रा, स्वरूप का अध्ययन है। क्या है? गणित संख्याओं, आकार, मात्रा और स्वरूप का अध्ययन है। गणित सभी विज्ञानों की रानी है और सभी विषयों में इसकी उपस्थिति है। यह अन्य विषयों के आधार पर संरचना और यह अन्य विषयों के आधार और संरचना के रूप में कार्य करता है। आशा से कम उपलब्धि को बच्चों के प्रदर्शन स्कूल में उनकी जन्मजात क्षमता के बीच एक बड़ी विसंगति के रूप में परिभाषित किया गया। एक बच्चा उच्च IQ का स्तर पर खराब प्रदर्शन करता है। चलिए, अब बहुत अधिक टाइम हो जाएगा यदि मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगी, और मैं ऐसा नहीं करूँगी, थोड़ा शॉर्ट रखना है। 1/4 1/3 से कम है। तो यह समझाने के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ये है कागज़ की पट्टी का उपयोग करना। ये सबसे उपयुक्त विधि है। 1/4 और 1/3 से कम है। 1/4 किससे कम है? 1/3 से कम है। तो यह समझाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पट्टी का उपयोग, कागज़ की पट्टी का उपयोग। विद्यार्थियों के अंशों के साथ विशेषता प्राप्त होती है। उनमें से कई को तो पूरी तरह से यह समझ विकसित नहीं होती कि अंश क्या संख्या है। कागज़ पट्टी का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? क्या है सबसे महत्वपूर्ण पहलू? इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? सोचिए स्पीड से, दिमाग लगाइए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू है, ये है अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित किसी रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है? सोचिए स्पीड से। इसे नहीं माना जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण विषय का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कोई मूल्यांकन करना है हमें कि तुमसे क्या बनता है, सपोज किसी स्टूडेंट से क्या बनता है, तो हम उसका क्या करेंगे? उसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेंगे, उसका पूरा हिस्ट्री तो पूछेंगे नहीं, तो ऑप्शन क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। इनमें से कौन सा कथन गणित के रचनावादी दृष्टिकोण के साथ समझौता में है? कौन सा कथन गणित के रचनावादी, सोचिए स्पीड से।
विजुलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हम ये कोई चीज़ याद, मतलब एक तो सवाल लगाया हमने, यदि हम उसे एक तरह से विजुलाइजेशन करेंगे हम कि कैसे लगाया, क्या हुआ, तर्क वितर्क करना, तो इससे क्या होता है, विजुलाइजेशन से हमें लर्न हो जाता है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में स्थानिक बोध के विकास के लिए इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। कौन सी उपयुक्त विधि सबसे उपयुक्त है, ये है बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गणित अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कि छात्रों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ये कौन सा सही नहीं है। स्कूल की गणित में प्रदर्शन और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। गणित में प्रदर्शन और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए, निम्नलिखित में से शब्द समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। कितनी पेंसिल हैं? 6 पेंसिल हैं। ये है 5 और एक और पेंसिल है। तो मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं। तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ये क्या है, मतलब किस तरह का है, तो ये है सादृश्य संकलन। सादृश्य संकलन देखेंगे हम क्या है, मेरे पास 6 पेंसिल लेकिन मनीष के पास 2 अधिक हैं। इसका अर्थ है कि मनीष के पास कुल 8 पेंसिल हैं। और अब हम आसानी से समझ सकते हैं यहाँ संकलन का प्रदर्शन किया गया है और मनीष पेंसिल और मेरी पेंसिल में तुलना की गई है। चलिए ओके नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन हिंदू आरबी प्रणाली के विषय से सही नहीं है। कौन सा नहीं है, यदि आधार 2 प्रणाली का अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान कीजिए, है ना। तो ये देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान कीजिए। सोचिए स्पीड से, इसमें क्या है, शिक्षक ये है बच्चों को रेखांतर की सहज समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। कैसे, गणित के शिक्षण में गणितीय संगणना के यांत्रिक शिक्षण की तुलना में मूल सिद्धांतों की समझ पर जोर दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं पूरा NCF 2005, गणित बच्चों को गणित से डरने के बजाय गणित को सीखने में आनंद आना चाहिए। और पर्यावरण और दैनिक जीवन से संबंधित व्यवहारिक गतिविधियाँ करनी चाहिए। रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए, यहाँ बच्चे भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन गणितीय तर्क का सूचक है। इनमें से कौन गणितीय तर्क का सूचक है, सोचिए स्पीड से। इनमें से ये है गणितीय प्रक्रिया के लिए औचित्य प्रदान करने की क्षमता गणितीय तर्क का सूचक है। क्या है, गणितीय प्रक्रिया के लिए औचित्य प्रदान करने की क्षमता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए हम देख सकते हैं सुपरमार्केट में सब्जियों की कीमत सूची निम्नानुसार दी गई है। टमाटर 40 रुपये, आलू 25 रुपये, गाजर 20 रुपये, लौकी 10, मिर्चियाँ 10। ये पूरा कितने हैं, नींबू 4 टुकड़े 10 रुपये की। तो ये सब पूरा उसका मूल्य निर्धारित है। और इसे हम क्या कहते हैं, संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर है, 1 किलोग्राम आलू और आधा किलोग्राम गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदता है। वह काउंटर पर बिल लिपिक को 200 रुपये का नोट देता है। उसने कितने पैसे वापस मिलेंगे, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, सोचिए। 87.50 रुपये उसे वापस मिलेंगे। कैसे, 1 किलोग्राम 40 रुपये के हो गया। आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य है, वैसे तो उसने बताया आप टमाटर इतने के, लेकिन उसने आधा किलो खरीदी तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 2 किलोग्राम आलू का मूल्य है 25 और फिर उसने बोला 1 किलो आलू का मूल्य हुआ तो आधा 12.5 और 250 ग्राम गाजर का मूल्य 20 रुपये है। और कह सकते हैं 500 ग्राम गाजर का मूल्य 40 रुपये हो जाएगा, है ना। तो मतलब अधिक हो जाएगा। और 100 ग्राम मिर्चियों का मूल्य 10 रुपये है और 250 ग्राम मिर्चियाँ बढ़ गई तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो 250 में 2.5 हो जाएगा, है ना। तो इसका देख सकते हैं 25 रुपये। 6 नींबू का मूल्य है कितना है, 6 नींबू का मूल्य यहाँ दिख रहा होगा। नींबू के 4 टुकड़े 10 रुपये के थे। चलिए तो इसमें देख सकते हैं हम 6 नींबू 10/4 गुणे 6। अब इसे हम देखेंगे तो 15 आ जाएगा। अब कुल मूल्य हम पूरा जोड़ देंगे और आ जाएगा, शेष से घटा पूरे टोटल से घटा देंगे जो आया है।
पूरा जोड़ने से निकालने में आया, तो उसे 87.5 शेष मूल्य 87.5 रुपये आ जाएंगे। मैं 2 अंकीय संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर एक अंक, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो ये अंकों का योग 3 और 4 गुणक है। संख्या कितनी? 57। कैसे? इसने बोला है, इसमें 57 तो आ गया, अब समझ में थोड़ी ना जाएगा कि कैसे आ गया 57। तो 57 आने के लिए देखेंगे हम क्या है, चलिए देख लेते हैं। ओके, 57 आया कैसे? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और दूसरे एक और स्वयं से विभाजित होती है, जैसे 2, 3, 5, 7 ETC ये अभाज्य संख्या है। विकल्प की मदद से विकल्प एक की संख्या, अब माना संख्या 57 है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणक है, 3 गुणे 4 है तो 12, 4 में 4 3 12 और ये 7 5 12 हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कार की पार्किंग दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं, 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे तक के 50 रुपये, और 2 घंटे से अधिक 5 घंटे तक 75 रुपये, और 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक 10 रुपये के अतिरिक्त प्रति घंटा। तो ये कैसे आएगा? पूरा देख लेते क्वेश्चन, टाइम लगेगा। और ये पूरा ऑप्शन है ना। तो राजू अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क करते हैं और उसी दिन शाम 4:30 बजे वे उसे लेने आते हैं, तो उसे कितना पैसे देना होगा? तो कितना हो गया? जैसे 7 बजे से उसने कितने बजे तक? 4:30 बजे तक दिया, तो इसने 2 घंटे 5 घंटे, तो यहाँ से 7, तो ये देखिए पूरा यहाँ से हो जाएगा 7 बजे से कितना हो जाएगा? 7 से 8 9 10 11 12, तो ये हो गए हमारे पूरे 6 घंटे, है ना। तो 6 घंटे हो गए हमारे, और 6 घंटे ये हो गए। अब फिर हमारे हो गए 4 घंटे, 4 घंटे हो गए, 4.5 घंटे, 6 4 10, तो और फिर आगे तो ये पूरा कितने हो गए? 8 घंटे से अधिक और 12 घंटे तक की पार्किंग में 150 रुपये। कैसे? 7 बजे से कितना हो गया? 4:30 बजे तक का कुल समय 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट। ऊपर दिए गए आंकड़ों से 8 घंटे से अधिक और 12 घंटे तक की पार्किंग में 150 रुपये रखते हैं। देख सकते हैं इसे 9 घंटे से अधिक है। अब ये बोल रहा है 4:30 बजे तक, तो पूरी 9 घंटे से अधिक हो रहा है, तो कितना लगेगा? 150 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से अब ये पूरा संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और तीसरे नंबर का जो है उसे हमने देखेंगे। देख सकते हैं इसे कैसे व्यवस्थित किया, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8 है, इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक का 1/4 है, हजारवें स्थान पर अंक 0 है, सैकड़ा स्थान पर अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, तो 10,000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक तिगुना है। संख्या क्या होगी? इसे आप देख सकते हैं 60,482। जैसा उसने बोला है इकाई स्थान दहाई से, दहाई के स्थान पर 8 है, तो दहाई के स्थान पर 8 है, इकाई के स्थान पर 8/1/4 का कुछ बताया इसने, तो देखो इसे 2 है, और इकाई के स्थान पर हजारवें स्थान पर 0, और सैकड़ा है जी। अपने ऑप्शन से हम कर सकते हैं, इसे हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन से हम कर लेंगे। चलिए मैंने पूरा बता दिया है। अब हमारा पूरा ये भी हमारा बाल विकास और मैथ कंप्लीट हो गया है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और यदि आप लगातार चाहते हैं कि मैं इस तरह मतलब जो सीटेट है और यूपी टेट है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लगातार लाती रहूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा क्या है, अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग में आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत अधिक ज़रूरत है। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। ऑडियंस के थ्रू ही तो मुझे पहचान मिल सकती है। यदि आप लोग सभी स्टूडेंट चाहें तो, है ना। यदि मुझमें कोई कमी रह जाती है तो आप लिखिए कमेंट में, वो पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब मैंने पार्ट ये फर्स्ट है, और सेकंड पार्ट में थोड़ी देर में सेंड कर दूँगी। ओके, अपडेट कर दूँगी। और ओके, बाय बाय।